आदर के योग्य हरचंद सिंह बक्सर साहब, आदरणीय आदित्य देवलाल चौटाला साहब, प्रेस साथियों, ये बड़ा ही आज सौभाग्य का दिन है कि हमें बहुत ही दोनों ऐसे डायनेमिक चेयरमैन नेशनल काउंसिल ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग को मिले हैं कि शायद आने वाले समय में लोग याद रखेंगे इनकी विचारधारा, इनका विज़न, इनकी क्लैरिटी और इनमें क्रिएटिविटी और एग्जीक्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि शायद मैंने ऐसे कभी नहीं देखी। बहुत दिनों से मैं कोसाम से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूँ, नेशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड सभी मार्केटिंग बोर्ड्स की हमारी राष्ट्रीय स्तर की संस्थान है। इसमें पूरे इंडिया के हमारे 24 मार्केटिंग बोर्ड्स मेंबर हैं। उन 24 मार्केटिंग बोर्ड्स के चेयरमैनों में से एक चेयरमैन चुना जाता है जो कोसाम के चेयरमैन होते हैं। और अभी तक चेयरमैनों 2 स्टेट गवर्नमेंट के खुद मुख्यमंत्री स्वयं मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन हैं, यूपी एंड महाराष्ट्र में हो सकता है बदल भी जाए। 2 और 9 स्टेटों में एग्रीकल्चर मिनिस्टर स्वयं चेयरमैन होते हैं। 9 स्टेटों में आपकी तरह पॉलिटिकली अपॉइंटेड चेयरमैन होते हैं और बाकी स्टेट्स में प्रिंसिपल सेक्रेटरीज टेक ओवर करके बतौर एडमिनिस्ट्रेटर ही चेयरमैन काम करते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन कितने इम्पोर्टेंट होते हैं और कितनी इन्वॉल्वमेंट होती है और कितनी बड़ी ये संस्थान है। और उन चेयरमैनों में से सभी एक चेयरमैन चुने जाना, कितने इसके पद को आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना बड़ा पद है। जहाँ तक कोसाम की बात है, कोसाम सभी मार्केटिंग बोर्ड्स की, जैसे मैंने बताया, राष्ट्रीय स्तर की संस्थान है। तो इसका एक उद्देश्य ये रहता है कि सभी मार्केटिंग बोर्ड्स की मार्केटिंग प्रमोशन करें, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी में सपोर्ट करें, चाहे वो कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, ट्रेनिंग हो या फिर इसके ज़रिए कोई राउंड टेबल हो, कॉन्फ्रेंसेस हो, स्टेट एंगेजमेंट्स हो, इंडिविजुअल स्टेट एंगेजमेंट्स हो, एंगेजमेंट प्रोजेक्ट्स हो। लाइक फॉर एग्जांपल हरियाणा का अभी जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मंडी IHM गन्नौर जो बना रहे हैं, वो मार्केटिंग बोर्ड ने कोसाम की सर्विसेज ली और हमने उसको डिज़ाइन प्लान किया। इसी तरह तेलंगाना गवर्नमेंट ने कोसाम को एज इंस्टीट्यूशनल कंसल्टेंट लिया हुआ है, वहाँ भी हम इसी तरह की मंडी डिज़ाइन करके बना रहे हैं। वो भी लगभग 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो इस तरह कोसाम स्टेट एंगेजमेंट्स एंड स्टेट्स के हैंड होल्डिंग भी करता है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। तो कोसाम का बहुत बड़ा रोल है। तो आप आज बहुत ही हम इस दिन को बहुत शुभ मानते हैं। आप सभी सेलिब्रेट करें कि आज वी आर लकी कि हमें बहुत डायनेमिक लीडरशिप मिली है, बहुत विजनरी पर्सन मिले हैं, एग्जीक्यूशन में बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी मिले हैं जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे और हमारी संस्थान को आगे ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा श्री आदित्य देवलाल चौटाला जी से कि वो फॉर्मली चेयरमैन साहब को हम फ्रेम को करवा के अपॉइंटमेंट लेटर लेके आए हैं, वो हैंड ओवर करें और फ्लैग बैटन ट्रांसफ़र करें। थैंक यू। एंड ये बैटन फॉर्मली मैं तो कहूँगा द फ्लैग ऑफ कोसाम रिमेन हाई। सो इसी के साथ थैंक यू मैं बेनती करूंगा श्री आदित्य देवीलाल चौटाला जी कि वो अपनी कोसाम के चेयरमैन हरियाणा बोर्ड
बतौर MLA डाबा वाली अपने कुछ एक्सपीरियंस ते इस संस्था के ਜਿਹੜੇ कामकाज है वो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कुछ साझे करें। सभी को मेरा नमस्कार। हमारे लिए आज बड़ा खुशी का पल है कि आज पंजाब स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन सरदार हरचंद सिंह बत्सत साहब को सभी मेंबर्स द्वारा कोसाम का आज हम चेयरमैन नियुक्त कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं बत्सत साहब को ऑल मेंबर्स फ्रॉम कोसाम बहुत बधाई शुभकामनाएं दे रहा हूँ। कोसाम में एज ए चेयरमैन रहते हुए, क्योंकि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड्स के से जुड़ा हुआ एक काउंसिल है और हर चेयरमैन ने अपने अपने कार्यकाल में किसानों की बेहतरी के लिए काम किया है। निश्चित तौर पे मुझे भी मौका मिला एज ए चेयरमैन काउंसिल ऑफ ऑल स्टेट मार्केटिंग बोर्ड का नेतृत्व करने का। अपने कार्यकाल में हमने फोकस किया कि किसान को अपने उत्पाद की मार्केटिंग करनी चाहिए और उसके लिए जो भी संभव मदद हो सके, जो प्रयास हो सके, अन्य राज्यों के साथ तालमेल करके MOU साइन करके हमने किसान को अन्य राज्यों में भेजने का काम किया और जिसके बड़े सकारात्मक परिणाम रहे। और हमारे इस आइडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी सराहा। पार्लियामेंट राज्यसभा के माध्यम से हमारा जो पहल थी, जो कोसाम ने की कि किसान को स्वयं मार्केटिंग में जाना चाहिए और जिसके लिए पार्लियामेंट ने भी राज्यसभा ये प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भेजा और आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक मार्केटिंग पॉलिसी लेके आ रही है, फ्रेमवर्क, जिसके तहत किसानों को अन्य राज्यों में भी मंडियां मिल सके। लगभग 6 स्टेटों के साथ हमारे आपसी MOU साइन हुए कि यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, जब जो भी हमारी मंडी है, हमारे वेयर हाउस है, हमारे कोल्ड स्टोर्स हैं, क्योंकि हर स्टेट का अपना एक प्रोड्यूस है, अपना एक टाइम फ्रेम है। उस टाइम फ्रेम में हमारी जो फसलें हमारी मंडियों में आती हैं, उसके बाद हमारी मंडियां खाली हो जाती हैं, तो उस जगह अन्य राज्यों में भी, क्योंकि हर राज्य का अपना एक फ्रूट है, अपना एक प्रोडक्ट है, अपनी एक कम्युनिटी है, हमने वो मंडियां अन्य राज्यों के किसानों के साथ शेयर करें ताकि उनको उनका लॉजिस्टिक, उनका ढुलाई, माल रखने के लिए उनको प्रॉपर व्यवस्था मिले। इसके लिए हमने काम किया और एक नई पहल और नई क्रांति अपने चेयरमैनशिप में लाने का काम किया। एक नया आइडिया हमने इजाद किया और इससे किसानों को बहुत लाभ हुआ। हरियाणा के किसान गोवा गए, गोवा के किसान हरियाणा अपना जो प्रोड्यूस है, जो कम्युनिटी है, उसको बेचने के लिए आए। उनके रहने की, ठहरने की, उनके सामान रखने की सारी व्यवस्थाएं राज्य सरकारों ने, अपने मार्केटिंग बोर्ड ने अपनी स्पेस दे के फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं, ताकि उनको एक कंफर्टेबल स्पेस मिले और उनको मार्केटिंग करने का मौका मिले। और मैं, क्योंकि मेरा बरसत साहब से बहुत बारी मेल जोल, हमारा आपसी पड़ोसी राज्य हैं और मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा पंजाब से ही अलग हुआ है, तो हमारा तो ये एल्डर ब्रदर है, तो बहुत से हमने आइडियाज शेयर किए। बरसत साहब ने भी हमेशा
किसानों के हितों के लिए पूरा जो भी सहयोग पंजाब की तरफ से ये कर सकते थे इन्होंने किया, और इस चीज़ को और मजबूती मिले इसके लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी कुसाम की तरफ से हमने प्रपोज़ल भेजा, और आज उस पर पॉलिसी फ्रेमवर्क वर्क चल रहा है। आज क्योंकि मैं इलेक्टेड मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली हूँ, हमारे राज्य में अभी चेयरमैन नहीं है, तो हमारा जो प्रोटोकॉल है उसमें जो चेयरमैन एग्जिस्टिंग है वही हमारे चेयरपर्सन बन सकते हैं। तो आज मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है कि हमारा जो बड़ा भाई राज्य भाई है पंजाब, उनके जो मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन है सरदार हरचंद सिंह बरसठ, जो कि एक बहुत विजनरी भी है, जिनकी सोच ज़मीन से जुड़ी हुई है और जिन्होंने हमेशा किसानों के लिए पूर्व में भी बहुत काम किया है, खेती से जुड़े हैं, गांव देहात से जुड़े हैं। और मैं ये मानता हूँ कि आपकी चेयरमैनशिप में हम किसानों को और मजबूती प्रदान करें, मार्केटिंग की तरफ लेके जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप हो, क्योंकि हर चेयरमैनशिप अपने अपने काल में कोई ना कोई उम्दा काम हर एक ने किया है निश्चित तौर पे, और आगे उम्मीद करते हैं कि हमारा जो कोसाम का जो विज़न है उस विज़न को और स्ट्रांगली इसको आगे लेके जाएं, ताकि हिंदुस्तान की जो किसानी है, जो खेती करने वाला किसान है, वो चाहे किसी भी राज्य का हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने का हो, उसको एक मजबूती मिले और एक भरोसा और विश्वास मिले कि जो उसकी कम्युनिटी है, जो उसका प्रोड्यूस है, उस प्रोड्यूस के अच्छे उसको दाम मिले। इस पे कोसाम बार बार कॉन्फ्रेंसेस भी हम लोग करते रहे हैं। आपके पंजाब में भी हमने कॉन्फ्रेंस की थी इंफ्रास्ट्रक्चर पे लेके, मोबिलाइजेशन पे लेके, और ऐसी हमारी निरंतर बैठकें होती रहती हैं जिससे कि नए चीज़ें, नई मार्केट्स, नए आइडियाज़, नई चीज़ें जनरेट होती हैं। तो आज आप सब लोग प्रेस के ट्राई सिटी का प्रेस है, मुझे बड़ा इस बात पे हर्ष हो रहा है, उल्लास का वक्त हमारे लिए समय है ये कि हरचंद बरसठ साहब कोसाम की जो विज़न है इसको और आगे लेके जाएंगे। तो मैं यादव साहब हमारे एमडी हैं, हम लोग बरसठ साहब को बधाई भी देते हैं और बहुत शुभकामनाएं, और इसके विज़न को, कोसाम के विज़न को और आगे लेके जाएं, यही आशा उम्मीद करता हूँ। मैं पुनः एज ए पूर्व चेयरमैन होने के नाते बरसठ साहब बड़े भाई को बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बधाई आपको बरसठ साहब, और बधाई। थैंक यू सर, बहुत हो गया। ਹੁਣ मैं बेनती करूँगा सरदार हरचंद सिंह बरसठ चेयरमैन पंजाब मंडी बोर्ड ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਸਾਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ। बहुत धन्यवाद आदित्य देवी लाल चौटाला जी, ਜਿਹੜੇ पिछली विधान सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਤੋਂ MLA बने ने, और इस तो पहला कोसाम ਦੇ चेयरमैन रहे ने, मंडी बोर्ड हरियाणा ਦੇ चेयरमैन रहे ने, और इन्होंने अपने समय बहुत वधिया काम किया। और बहुत धन्यवाद साडे बहुत ही सत्कारयोग डॉक्टर JS यादव ਜਿਹੜੇ MD ने कोसाम ਦੇ, और मैं सारे मैंबर साहबान का भी धन्यवाद करदा जिन्होंने मैनू ये सेवा का मौका दिता है।
क्योंकि पिछले 1.5 साल तो जिस दिन का मैं मंडी बोर्ड पंजाब का चेयरमैन बनया, मैं कोसाम दे नाल जुड़ के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ जिन्ने भी साडे सैमीनार हुंदे सी उन्हां दे विच भाग लिया, चाहे गोवा दे विच सीगा चाहे हरियाणे च सीगा। हमेशा किसानां वास्ते, आड़तियां वास्ते, मजदूरां वास्ते और व्यापारियां वास्ते जो भी भलाई दे काम हो सकते हैं उहदे वास्ते असीं विचार चर्चा करते रहे। अज मैनूं डॉक्टर JS यादव ने हुणे ऐलान किया, सारे मैंबर साहबान ने, आदित्य देवीलाल जी ने जो जिम्मेवारी संभाली है, पहला तो मैं सारिਆਂ ਦਾ तहे दिलों धन्नवाद करदा और मीडिया के साथियों का भी धन्नवाद करदा जिहड़े इस मौके ते तुसीं सारे इस चीज़ नूं कवर करन वास्ते इत्थे मेरे सद्दे दे उत्ते आए हो। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत दिलों धन्नवाद, क्योंकि कोसाम का जिहड़ा काम है, जिस तरह हुणे आदित्य देवीलाल जी दस के गए ने, इन्हां ने पिछले समय साडी मीटिंग हुई सीगी हरियाणे दे विच, इन्हां ने प्रपोजल लिआंदी सी कि किस तरह जिहड़ियां साडीआं थावां ने मंडियां दियां दूजियां स्टेटां दे किसानां नूं यूटिलाइज़ करन वास्ते दित्तियां जाण। क्योंकि गोवा के चेयरमैन साहब दस रहे सी, असीं गोवा जदों कॉन्फ्रेंस कीती सी कि उत्थे काजू बहुत हुंदा परंतु उहदी प्रॉपर मार्केटिंग नहीं हुंदी, ते इस तरह साडे पंजाब च किन्नू बहुत हुंदा, उहदी प्रॉपर मार्केटिंग नहीं हुंदी। अज पंजाब दा किन्नू गोवा जा रहा है, उत्थे उहदी मार्केटिंग वास्ते स्पेस गोवा दे मंडी बोर्ड ने दित्ती है और हरियाणे ने काजू वास्ते जगह दित्ती है। असीं भी पंजाब च ਵੱਖ-ਵੱਖ मंडियां प्रोवाइड कराइयां ने कि भारत के किसी भी कोने तो कोई भी किसान इत्थे आके अपनी फसल बेचनी चाहुंदा है, वो बेच सकदा है, उहदे रहण दा प्रबंध भी असीं मंडी बोर्ड वल्लों करांगे। और क्योंकि किसानी अज पूरे भारत दे विच संकट दे विच है, अज साडे जिहड़ा उत्पादन करन तो बाद भी ਉਹਦੀ सही ढंग नाल मार्केटिंग ना होना, वो बहुत वड्डी समस्या बनी हुई है। तुसीं देखिया कि पिछले समय दे विच किस तरह पंजाब दे विच किसानां नूं समस्या आई है। साडी इत्थे ਬੰਪਰ फसल होने के बावजूद मंडियां च रुलना पिया, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ बड़े स्पष्ट ने, मैं कोई झिझक नहीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रखनी चाहुंदा कि सही टाइम ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ गोदाम खाली ना होने, सही टाइम ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ किसानां नूं गाइडेंस ना देना। अज भारत दे विच हर कोने दे विच हर तरह की फसल हुंदी है। अज नैशनल लेवल ते सानूं कोई पॉलिसी बनाउणी पऊगी कि ਜਿਹੜੇ किसान कित्थे किन्नी फसल पैदा करन। जे इकल्ले पंजाब दे किसान कणक जां जीरी ते डिपेंडेंट रहणगे ਤਾਂ मैं समझदा आउण वाले समय 'ਚ सानूं होर संकट ਦਾ सामना करना पऊगा और सानूं बदलवीआं फसलों ਵੱਲ तुरना पऊगा। और किसानां नूं भी मैं बेनती करदा कि कोसाम ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ पूरे भारत के मंडीकरण सिस्टम ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ हर तरह स्वागत है, हर तरह सहयोग है। ਅਸੀਂ बेनती करते हैं कि तुसीं समय के हालातां नूं समझ के तुसीं भी बदलवें ढंगां ਵੱਲ बदलवीआं फसलों ਵੱਲ अपने आप नूं तब्दील करो, क्योंकि सैल्फ डिपेंडेंट होने की लोड़ है। अज जदों अज हुण मटर की फसल आ रही है, मटर की फसल की सही मार्केटिंग होवे, जे साडे किसान पहुँच करन जिथे मटर नहीं हुंदा उत्थे मंडी सिस्टम दे विच उन्हां नूं जगह मिल जे, उत्थे हैल्प मिल जे, सिक्योरिटी मिल जे इस गल दी कि उन्हां दा पैसा उत्थे कोई रोक नहीं सकूगा, तो अपने आप मंडीकरण हो सकता है। असीं इहो जिहा सिस्टम डिवेलप करना चाहुंदे हां पूरे भारत दे विच कि जिस तरह आदित्य देवीलाल जी की सोच सी कि हर मंडी दे विच हर स्टेट के लोगों नूं एक जगह स्पैसीफाई की जाए, उत्थे अपनी फसल रखण ते उहदी बेचण तो बाद उहदी पेमेंट की जिम्मेवारी उस स्टेट के मंडी बोर्ड की होवे, ताकि किसान फसल लेके जावे, कोई आड़ती उहदे पैसे दब ना सके। सो ये छोटे छोटे काम असीं अपना रहे हैं, जिहदे नाल असीं मंडी सिस्टम नूं पूरे भारत च मजबूत करना चाहुंदे हां। पंजाब दे विच पिछले 1.5 साल च जो कुछ मैं कीता तुहानूं दस्सण दी लोड़ नहीं। आ किसान भवन की रेनोवेशन तो लैके जां सारे पंजाब दे विच असीं प्लांटेशन कराई है, तकरीबन 1.25 ਲੱਖ के करीब असीं बूटे मंडियां च लवा चुके हैं, दरख्त लवा चुके हैं और मंडियां नूं सोलर सिस्टम लगा रहे हैं सारे मंडियां दे विच। और मंडियां च ऑफ सीजन च असीं शैडां नूं बच्चों के ग्राउंड वास्ते प्रोवाइड कराया। जाके तुसीं देखो मलोड़ च
ਗਰਾਊਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਟੈਨਿਸ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਮਪੁਰੇ ਫੂਲ ਸਾਡਾ ਸਕੇਟਿੰਗ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਡ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ 3-4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀ ਭਵਨ ਦੇ ਨਾਲ 65 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਮੰਡੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ, ਮਹਿਮਦਪੁਰ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਵੇਂ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫਰੂਟ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ 'ਚ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡੰਪ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਡੰਪ 4-5 ਏਕੜ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੋਲੀਥੀਨ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਡ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਡ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਪਰਪਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਫਗਵਾੜੇ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਫਰੂਟ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਈਏ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹਾਈਜੈਨਿਕ ਫੂਡ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸ਼ੈੱਡ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੋਡਾਊਨ ਬਣਾਈਏ, ਸੀਲੋ ਬਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਥੇ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਫੰਡ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਦਿੱਤਿਆ ਦੇਵੀਲਾਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਸੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਈਨ ਮਿਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਣ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਫਸਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਦਿੱਤਿਆ ਦੇਵੀਲਾਲ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਬਤੌਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਬਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਤੌਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ MD JS ਯਾਦਵ ਜੀ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ,
ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਦਿੱਤਿਆ ਦੇਵੀਲਾਲ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੂੰਗਾ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਵੈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਹੀ ਸਮਝੋ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਸੁਲੇ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ? 6200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜੇ और अगर आप पिछले 2-4 साल छठ किए तो उस तक का इनकम भी अच्छी रही है क्योंकि मिलता ही है आरडीएफ मंडी की सब कुछ मिलता ही है। फिर भी अजे तक अभी किसी भी मंडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। 11 ਫੇਸ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਏਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਣਾਂਗੀ, ਉਹ ਡੰਪ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ 11 ਫੇਸ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਖਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੰਡੀ ਮੈਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਕਰੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ 9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤਾਲੇ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਚੌਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਔਰ ਰਿਆਸਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਰਹੇ। 2000 ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 570 ਏਕੜ 'ਚ ਮੰਡੀ ਬਣੀ ਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਰੁਕੀ ਹੈ। इसमें ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਰਹੀ। इसमें इजाज़त हो तो मैं, हाँ बोल। दो इट्स नॉट कस्टमरी टू स्पीक व्हेन द चेयरमैन स्पीक्स, बट मैं 2-4 आइडियाज़ इस पर ज़रूर देना चाहूँगा क्योंकि ये रेलेवेंट क्वेश्चन है। क्या हम पंजाब में क्यों नहीं कर रहे? ये पहला ही हरियाणा में पहला ही मॉडल है, बट पंजाब में भी प्लानिंग में हमारा पार्ट है। और मैं तो बार बार कहता रहता हूँ हमें अमृतसर से स्टार्ट करना पड़ेगा। अमृतसर उस लिहाज से सबसे बढ़िया पोटेंशियल है क्योंकि जब हम इवेलुएट करते हैं तो टेक्निकल इवेलुएशन में अमृतसर हमारे लुधियाना और जलंधर से भी आगे निकल रहा है। हमारी मोहाली में वो पोटेंशियल नहीं जो अमृतसर में है, वो हमारी प्लान में है। उसके अलावा 4-5 और पॉइंट्स है, जैसे साहब ने बहुत हल्के से मैं बातें कह दी और उनका गंभीर मीनिंग बहुत मीनिंग, इन्होंने 3 बातें कही। राष्ट्रीय पॉलिसी, आज देश में कोई एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसी नहीं है। फर्स्ट टाइम इनका आइडिया है, फर्स्ट टाइम इन्होंने कहा हम बड़े मुख्य लोगों को बुलाएंगे। वो मुख्य लोग कौन है? जो 5-7-10 जो टॉप हिंदुस्तान के हैं, जिसमें डॉक्टर सुखपाल भी है, और उन लोगों को हमने अभी 10 मिनट पहले चर्चा की, उनको मेंबर बना रहे हैं। फर्स्ट टाइम कंट्री में हम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसी ड्राफ्ट करने की बात कर रहे हैं, जिनका आप इशारा कर रहे थे कि भाई कोई कमेटी बना के आदित्य देवीलाल जी को कुछ जिम्मेवारी देंगे। तो ये छोटी बात नहीं है, इसका अंदर फ्रेमवर्क में बहुत काम हो रहा है। और जो आप बता रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो सारी प्लान है, जैसे मैं उसमें बताऊं। दूसरा एक अभी और रिसेंट आधे घंटे में नहीं 20 मिनट पहले की बात है, अभी फ़ोन आता है यूनाइटेड नेशन से, FAO ऑफिस के, एशिया ऑफिस से, कि वो कहते हैं बगैर कोसाम हम ये प्रोजेक्ट टेकअप नहीं कर सकते। और हमने जैसे चेयरमैन साहब ने बताया कि मैंने 25 साल पुराने डंप को ख़त्म किया, ऐसे ही वो कह रहे हैं हमें प्लीज़ फॉर गॉड सेक हिंदुस्तान की मंडियों के डंप भी ख़त्म करवा दो। तो उसकी स्टडी मैं अवॉइड कर रहा था,
अभी अभी चेयरमैन साहब से बात हुई है, वो हमें वो प्रोजेक्ट पूरे हिंदुस्तान का देने जा रहे हैं और मंडियों से वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत बड़ा यूनिक सिस्टम एक स्टडी है। क्या होता है, हर जगह अलग बनता है। कई जगह आप खाद बना रहे हैं तो कई जगह गैस बना रहे हैं, कई जगह एनर्जी बना रहे हैं, कई जगह आपने कार्बनाइजेशन, जापान की टेक्नोलॉजी है, हमारी DRDO की निकारागुआ टेक्नोलॉजी है, 8-10 टेक्नोलॉजी साइमल्टेनियसली काम कर रही है। कौन सी मंडी में कौन सी टेक्नोलॉजी लाएंगे उस पे हम काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी भगवान ने चाहा तो आपकी चेयरमैनशिप की में आपको बहुत जल्दी उसकी भी अच्छी खबर देंगे। इन्होंने बहुत हल्के में कह दिया था। तीसरी कहा कि पंजाब को कोई पैकेज दें। मैं इसको जनरलाइज पैकेज नहीं कहता, मैं कहता हूँ हम इसका मार्केटिंग पैकेज ही मांगेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन में तो हमें कोई पैकेज नहीं देने की बात करेगा, अपोज ज़्यादा होगा। मार्केटिंग में हमें ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि मार्केटिंग में हमारे पास स्कोप भी है, इनिशिएशन सबसे पहल भी हमने करनी है, तो वो ज़रूर आपका बहुत अच्छा आइडिया, इस पे ज़रूर काम करेंगे। जहाँ तक आपने ये बात कही कि भाई इतने बाद भी इतना पैसा होते हुए हम क्यों नहीं कर पा रहे, इसमें 5-4 मेरी सजेशंस हैं। जो मंडी फीस आती है उसका फल सब्जी से केवल 6% आता है, जबकि फल सब्जी भी उतनी पैदा होती है जितना फूड ग्रेन होता है देश में। एक सब्जी मंडी बनाने में 2000 करोड़ रुपए लगते हैं, फूड ग्रेन की मंडी बनाने में 20 से 30, 40, 50 करोड़ रुपए लगते हैं। इसी तरह उसको फल सब्जी मंडी को 200 एकड़ जगह चाहिए सही, जबकि फूड ग्रेन की मंडी 20 से 50 एकड़ में बन जाती है। तो हमारे पास पैसा उतना बनता ही नहीं जो एक फल सब्जी मंडी बना ले, इसलिए मार्केटिंग पैकेज चाहिए हमें। एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कहीं ना कहीं एक हमें बड़ी मंडी चाहिए, वो हम ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि वो टेकअप करें। अब नेशनल पॉलिसी में हम टेकअप ये भी करेंगे, क्या भाई कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी हमारी अलग से होनी चाहिए या स्टेट सब्जेक्ट इतने ही अलग अलग चलते रहें ऐसे ही। जब भी जैसे अभी बताया नेशनल हमारी एक स्टेट एक पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन हो, हम प्रोक्योरमेंट से हट के डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाएं, तो क्या कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी हो? यस, उस पर भी हम सोच रहे हैं कि नेशनल पॉलिसी में उसको लें, फल सब्जी के लिए सेपरेट करें। दूसरे पेरी अर्बन कल्टीवेशन, क्योंकि आज पंजाब की सबसे बढ़िया सिचुएशन ये है कि हम दिल्ली NCR के बहुत नज़दीक है, हरियाणा एक्सप्लॉइट हो चुका है, तो पेरी अर्बन के लिए नेक्स्ट स्टेप इज़ पंजाब। तो हम क्यों न डेयरी, पोल्ट्री, वेजिटेबल, फ्रूट्स का गढ़ बनाएं इसे, ताकि 65 करोड़ की पॉपुलेशन जो होने जा रही है उसको फीड करने के लिए पंजाब बने, उसकी तरफ भी सोचा जाएगा। IT इनेबल्ड सॉल्यूशंस क्या क्या हो, बिजनेस प्रोसेसेस, डेटा इन्फॉर्मेशन, हर मंडी में मिनी डेटा सेंटर क्यों ना हो, वगैरह वगैरह, इन सारी चीज़ों पे कोसाम काम कर रहा है और आपकी चेयरमैनशिप में इन सभी इशुओं को आपके सामने दोबारा जल्दी लाएंगे। थैंक यू वेरी मच। 11 ਮੰਡੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਆਇਆ ਚਾਦਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਰ ਛਡਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਉਹ ਤੋਂ ਕਾਫੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਵੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਛ ਇਹ ਪਏ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਵੇਲੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11:30 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਊਗਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 11 ਫੇਸ ਦੀ ਮੰਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਲੂ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲੱਗਿਆ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 43-44 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਿਕ ਗਈਆਂ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, 26 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੰਡੀ ਨਾਲ, ਖਰੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਚਾਲੂ ਕਰੀਏ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਸਟ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 9 ਸਾਲ ਵੇਸਟ ਹੋਈ, ਜੀ ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ 200 ਕਰੋੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਦੀ। 12 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਚਾਈ ਸਾਡੇ ਸਰਵੀ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਖਬਰ ਲਵਾਤੀ ਸੀ, ਬਚ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਕ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। देखो मंडी बोर्ड में हर साल मंडी की सामने है कोई 16-17 करोड़ या 1700 करोड़ आ जाएगी है। इस तरह आरडीएफ भी होता है ना, थोड़ा जिहा फसिया था जो उखरी गल आ, थोड़ा जिहा उधर बैक ला लेना सेंटर वाल क्यों नहीं तुसीं दे विचों पंजाब दे किसानां वास्ते, खेत मजदूरां वास्ते ਜਿਹੜਾ किसान पेंशन फंड चलाउंदे। अजकल बहुत सारे बैंकों ने पेंशन फंड शुरू किए हुए हैं। जिन्हें भी किसान अपनी सरप्लस ਜਿਹੜੀ प्रोड्यूस है वो इतने लेके आते हैं मंडिया में, उन्होंने जो कुछ पार्ट ऑफ मंडी फीस है RDF है, पार्ट ऑफ दैट डिपॉजिट ने बैंक, कोई बैंक RBI है, पंजाब नेशनल बैंक है, और बड़े बैंक है जिन्होंने पेंशन फंड शुरू किए हैं। किसानों की बहुत बड़ी डिमांड है इस वे हमारे वास्ते पेंशन शुरू की जाए, ਸਾਨੂੰ पेंशन मिलनी चाहिए है आफ्टर 60 और 65 इन्ने फार्मर काम कर सकते हैं। नहीं तो मेरा ख्याल है कि जो किसानों की प्रोड्यूस तो आमदन हो रही है, दैट शुड बी आल्सो यूटिलाइज्ड फॉर देयर परमानेंट वेलफेयर। परमानेंट में सोशल सिक्योरिटी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈਲਪ ਫॉर। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਜੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 25% ਜਾਂ 0.5% ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਰੀਅਰ ਵਗੈਰਾ ਲਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਨੇ, 30% ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ 6% ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 5% ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕੋ, ਉਹਦੀ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਕਿਆ, ਸਮਾਨ ਵਿਕਿਆ, ਉਹਦੇ 60 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ ਆੜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਰੋਈ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ 60 ਰੁਪਏ ਆੜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ 200 ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਿਕਿਆ, 140 ਰੁਪਏ ਪੱਲੇ ਪਏ ਨੇ। तो इस करके मेरा ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। रेगुलेट आता है, ਨਹੀਂ, ਐਗਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮ सिस्टम बनता है। ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮੰਡੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਿਹਨਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਸਲ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, GT ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਬਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ MSP ਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰ ਖਾ ਗਈ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਵਕਤੋਂ ਖੁੰਝੀ ਡੂਮਣੀ ਗਾਵੇ ਆਲ ਪਤਾਲ। ਹੁਣ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ BJP ਵੱਲੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਚ ਆਹ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਰਹੀ ਆ 9 ਸਾਲ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ 2017 ਤੋਂ 22 ਤੱਕ। ਉਹ MSP ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 6 ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜੀ 6 स्टेट है? देखिए, हमने हमारी
असम, गोवा, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और JNK, हमने इन स्टेट्स के साथ आपसी तालमेल, जैसे बत्सर साहब ने हमें बताया कि इनकी जो GT रोड के नज़दीक लगती मंडी है, इन्होंने हमें उस बात पे हमने तो लिख के दे दिया था सभी दे को। दिया कि हम ये मंडियां दे सकते हैं और भी कोई लेना चाहे तो हम वेलकम हैं। इससे जितना भी किसान अगर उसको लगे भी तुम्हारी इस फसल की यहाँ दाम कम है और पंजाब में ज़्यादा है तो वो बिल्कुल पंजाब में जाके अपना फसल को बेचे। उसके फसल को रखने के लिए भी पंजाब स्पेस देगा, उसके रुकने की भी व्यवस्था पंजाब कराएगा। तो ये हमारा आपस में एक तालमेल हुआ, इससे हमें एक लाभ हुआ। बहुत से किसानों ने इसके रेट्स कैसे पता चलेंगे? क्या उसके लिए कोई ऑनलाइन सिस्टम डेवलप किया है कि किसान को यहाँ पे बैठ के पता चल जाए कि असम में क्या रेट है? ऑलरेडी ई-नैम के तहत ये सारी चीज़ें हैं कि ई-नैम के पोर्टल पे अगर आप जाओगे तो आपको हर स्टेट का रेट्स का उस पर आ जाता है, हर उसका डेली क्या भाव चल रहे हैं, क्या है। तो ये हमने एक पहल शुरू की थी, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि कोई भी किसान है वो अपनी फसल को 20 किलोमीटर के दायरे में बेचता है। उस 20 किलोमीटर से वो बाहर जाना उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है कि वो फसल लेके जाएगा तो बिकेगी या नहीं बिकेगी, अगर नहीं बिकी तो वो रखेगा कहाँ पे। उसके लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज था ये। इस चैलेंज को मीटअप करने के लिए हमने आपसी स्टेटों के साथ तालमेल किया। बहुत सी स्टेटों के पास जो कमोडिटी है, जो उत्पादन है, वो बहुत ज़्यादा सरप्लस हो जाता है। जैसे पंजाब है, हरियाणा है, हमारे पास चावल और गेहूँ बहुत ज़्यादा है। कोई स्टेट्स ऐसी हैं उनमें चावल गेहूँ नहीं है, लेकिन वो हमारा चावल और गेहूँ खाती हैं। तो हमें कई चीज़ें ऐसी हैं, उन चीज़ों को मीटअप करना है। डिमांड और सप्लाई पे अगर हम कंट्रोल कर लें, डिमांड और सप्लाई पे अगर राज्य कंट्रोल कर लें तो निश्चित तौर पे उसका किसान मजबूत होगा। आज डिमांड एंड सप्लाई गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट प्लेयर्स के पास उनका मैकेनिज़्म है। तो जब प्राइवेट प्लेयर्स मैकेनिज़्म खड़ा कर सकते हैं तो राज्य सरकारें तो बहुत ताकतवर है और मार्केटिंग बोर्ड तो उससे भी ज़्यादा ताकतवर है। तो ये सारी चीज़ें बजाय प्राइवेट प्लेयर्स के, इनको मार्केटिंग बोर्ड्स या कोसाम इसको डिमांड एंड सप्लाई को हैंडल करे। और जैसे डिमांड एंड सप्लाई को हमने मीटअप कर लिया, मैं ये मानता हूँ कि जैसे अभी बताया मटर जो है पंजाब में उगा रहे हैं, अब उसके लिए कोई किसी राज्य में मटर बहुत महंगी है। हमने एक एग्जांपल लेते हैं, शिमला मिर्च जो है वो पहाड़ी है, वो शिमला मिर्च शिमला में तो 8 रुपये की है, लेकिन वो हमारे 80 रुपये की है। तो इतना डिफरेंस आता है। तो ये डिमांड सप्लाई पे अगर वही हिमाचल का किसान सरसा अगर आप अपनी फसल बेचेगा, हो सकता है वो 30 रुपये में भी बेच दे। खरीदार कौन है? खरीदार तो आम उपभोक्ता है। लाभ किसको होगा? आम उपभोक्ता को लाभ होगा और किसान को होगा। किसान को दाम मिलेंगे, उसे कम दाम में सामान मिलेगा। तो ये एक पहल एज ए चेयरमैन होने के नाते मैंने शुरू की। अब बरसत साहब हमारे आज से चेयरमैन हैं, तो बरसत साहब इसको और बुलंदी पे लेके जाएंगे, मजबूती लेके जाएंगे। जहाँ कहीं छोटी मोटी हमारी कमी पेश है उसको हम आगे बैठ के और दूर करके इसको सही ट्रैक पे लेके आएंगे। अच्छा जी, आखिरी सवाल है लो, सुनील जाखड़ काफी चिंता ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 2,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ 80% ਐਸਐਸਸੀ ਲਿਮਟ ਚੋਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਬੈਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ।